हेलो दोस्तों, बिजनेस स्टडीज का एग्जाम हमारे सिर पे आ चुका है। तो मैंने एक चैप्टर जो सबसे बड़ा चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको मैंने पूरा रिकॉर्ड कर दिया है विद न्यूमेरिकल इसी वीडियो में। और पूरे टॉपिक को मैंने 100% टॉपिक को इस रिवीजन वीडियो में कवर कर लिया है। तो आपको 2-3 टास्क करने हैं इस वीडियो को देखने के लिए। सबसे पहले आप पूरी वीडियो एक बार थॉरली देख लो। उसके बाद जो भी आपके पास बुक आपके टीचर ने रिकमेंड की है उसको आप एक बार प्लेन रीडिंग कर लो और केस स्टडी उसको पिकअप कर लो। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको दिखे सैंपल पेपर में तो आप उसे कर लो, नहीं तो जो मैंने स्क्रीन पे जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग में ही कराई है उसे बस आप एक बार देख लो। आपका पूरा कॉन्फिडेंस इस वीडियो में बिल्डअप हो जाएगा। नो इशू। जो भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ये आपको पता ही है। मैं रिप्लाई आपको विद इन एन आवर करके आपको कॉल बैक भी कर दूंगा। डोंट वरी। हैप्पी रीडिंग, बेस्ट विशेज। आओ वीडियो शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मैक्सिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, एक केस स्टडी कंफर्म है। या तो केस स्टडी आएगी 3 डिसीजन में से एक जो हम पढ़ेंगे अभी, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या डिविडेंड डिसीजन, या फिर वो वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। फटाफट देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फंड। एक तो ये सिंपल डेफिनेशन है कि पैसों का हम क्या करते हैं, सही तरीके से प्रोक्योर करना, सही जगह पैसे लाना, सही बजट पे लाना और उसको सही जगह यूज करना, इसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आप ये वाली डेफिनेशन याद कर लो, सेकंड वाली। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्या फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पैसों के लिए प्लान करना, पैसों को कंट्रोल करना, पैसों को डायरेक्ट करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ही फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। क्लियर है? दिस इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजर का। आप क्वेश्चन यहां पे ऐसे आएगा, या तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव या फाइनेंशियल मैनेजर का ऑब्जेक्टिव, या टास्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर परफॉर्म करना होता है। एक फाइनेंशियल मैनेजर को क्या टास्क परफॉर्म करने होते हैं, तो बहुत आसान है। सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। आपको किसी भी तरीके से शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करवाना है। और ये कैसे इंक्रीज होगी, ये कैसे इंक्रीज होगी, एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड। ये तभी इंक्रीज होगी जब पैसे की जरूरत हो, आप पैसों को अरेंज कर पाओ। ठीक है। दूसरा, एंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये भी तब आ जाएगा जब आप जितना फंड आपको चाहिए आपको रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल हो जाए। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पैसा तो आपके पास आ गया, लेकिन अगर आप पैसों का उपयोग नहीं कर पाते, दुरुपयोग करते हो, मिसयूज करते हो, तो भी आप अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर नहीं हो। और नेक्स्ट, एंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड्स। आपने जहां पैसा निवेश कर रखा है वो सेफ होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जहां हमें करनी है, हमें बड़ा सोच समझ के करनी है, सेफर इन्वेस्टमेंट करनी है। ये हो गया। अब एक टॉपिक आता है, इसी का पार्ट है, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। पैसा कहां से आएगा, पैसा का रिक्वायरमेंट कितना है और कहां से आएगा, इसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। अब इसके देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे तो हमारे पास फ्यूचर का रोड मैप तैयार हो जाएगा कि मुझे कितना पैसा की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट, बिजनेस में हमें क्या होते हैं, शॉक्स एंड सरप्राइज होते हैं। कोविड आ जाता है, कभी कभी कंपनी का शेयर डाउन हो जाते हैं, तो अगर हमारे पास पैसों की फाइनेंशियल प्लानिंग है तो हम उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा लाना और पैसा लगाना दोनों आपस में रिलेटिव है। अगर सिर्फ पैसा ले आओगे, लगा नहीं पाओगे, तो आपका डिसीजन बेकार है। अगर आप पैसा ला ही नहीं पा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा नहीं। तो दोनों का लिंक बताता है क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग। कंट्रोल का काम करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर साउंड होती है अगर हमारे कंपनी में क्या है, हमारी कंपनी में क्या है, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग है। नेक्स्ट, डेवलपिंग साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हेल्प टू टैकल अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का वर्ड कहाँ पे आया था, चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है, बिजनेस एनवायरनमेंट। वहाँ पे फीचर्स में ये वर्ड था, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, अनसर्टेन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, जैसे वेदर फॉरकास्ट है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कब कितने पैसे की जरूरत पड़ जाए ये आपको पता नहीं है, तो आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, यानी आपके पास अच्छी खासी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। दैट इज वाई देयर इज एन वेरी मच इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, अब प्रोसेस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का,
देखिए, पहला डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, आपको पैसे की ज़रूरत क्यों है। फिर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसी क्या है, कैसे आप पैसा लाओगे, लगाओगे, बनाओगे। उसके बाद डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स मतलब आपका फाइनेंशियल प्रोसीजर क्या होगा, आपका प्रोसेस क्या होगा, आपकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी पैसों को अरेंज करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों जिसमें से हमारे पास केस स्टडी आने के पूरे चांस हैं, और वो ये क्या है, ये 3 डिसीजन। क्या? फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर 3 डिसीजंस हैं। व्हाट आर द 3 डिसीजंस? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो इसको मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, देखो आगे नीचे आओ, इस बॉक्स को देखो, देखो 3 बॉक्स में मैंने क्या लिखा हुआ है। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब क्या है, पैसा कहाँ से लाएं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या लिखा है, पैसा कहाँ लगाएं। और डिविडेंड मतलब प्रॉफिट बांटें या ना बांटें और हाउ मच। ये 3 डिसीजन हर फाइनेंशियल मैनेजर को सोचना पड़ता है, तब वो डिसीजन लेता है। तो पहला डिसीजन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस पिक्चर से पता चल रहा है, देखो हम कंफ्यूज हैं कि हम पैसा डेट से रेस करें या इक्विटी से रेस करें। डेट की अपनी लिमिटेशंस हैं, इक्विटी की अपनी लिमिटेशंस हैं, तो हमें कंफ्यूजन ये हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, इट रिलेट्स टू क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड आर इक्विटी, डेट, रिटेन अर्निंग। आप डेट से रेस कर सकते हो, इक्विटी से रेस कर सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, या अपनी ही रिटेन अर्निंग का यूज कर सकते हो। यही आपको सोचना है, यही आपका फाइनेंस डिसीजन है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फैक्टर्स, और तीनों डिसीजन के फैक्टर्स हैं। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन। तो मैंने इस चैप्टर में कोड बताया आपको, हर जगह यूज कर सकते हो, CRT CFS। इस पूरे चैप्टर में जितने फैक्टर्स आपको दिखाई देंगे सब में आप यूज कर सकते हो CRT CFS। तो पहले हम कोड मैच कर लेते हैं, 6 कोड। CRT CFS, C से कैश फ्लो पोजीशन, R से रिस्क, T से टैक्स रेट, CRT CFS, फिर से C से कॉस्ट, फिर F से फ्लोटेशन कॉस्ट, और S से स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ये 6 पॉइंट हर जगह आप लिख सकते हो, CRT CFS। क्लियर है? चलो अब देखते हैं पॉइंट। अब सिंपल पॉइंट सारे क्या कहते हैं, अगर कैश फ्लो पोजीशन आपकी ठीक है, आपके पास पैसे रेगुलर आते रहते हैं, तो इंटरेस्ट आप पे कर सकते हो, मतलब तो आप डेट रख लो, वरना डेट मत रखो। सी कवर हो गया। CR, R से रिस्क, डिवेंचर रिस्की माने जाते हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो डेट इशू कर दो, अदरवाइज इक्विटी। CRT, T से क्या है, टैक्स रेट। टैक्स ध्यान समझना है, न्यूमेरिकल समझाऊंगा अभी, न्यूमेरिकल से हम समझेंगे जो EBIT के क्वेश्चंस आते हैं। CRT CFS में क्या लिखा हुआ है, अगर टैक्स की सेविंग करनी है तो डिवेंचर इज अ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हम डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं तो प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है तो हमारा टैक्स कम जाता है, गवर्नमेंट को टैक्स कम पे करना पड़ेगा ना। ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, अभी हम सारा टैक्स की सेविंग की बात कर रहे हैं। अगर हमें टैक्स की सेविंग करनी है तो आपको इंटरेस्ट एलिमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट एलिमेंट होगा तो आपकी टैक्स की सेविंग हो जाएगी। ठीक है, CRT कवर हो गया। CFS, C से क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट, हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक कॉस्ट है, यानी पैसा लाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, तुरंत पैसे नहीं मिल जाते आपको, कुछ पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। तो जिसकी जो जितनी कॉस्ट है, आपको जिसकी कॉस्ट कम लग रही है उसमें आप पैसा निवेश करो। CRT CFS, F क्या होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट या फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जो आपको पैसा रेस करने के लिए मार्केट में पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे अगर शेयर इशू करते हो तो आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस ये इशू करना पड़ेगा, आपको MOA AOA बनवाना पड़ेगा, ब्रोकर को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट। और CRT CFS, S का मतलब स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। बिना कैपिटल मार्केट में पता लगाए आप निवेश कैसे कर पाओगे। कैपिटल मार्केट आपको बताती है कि आज की डेट में मार्केट का क्या हाल है, शेयर होल्डर तैयार है या नहीं। ठीक है, चलो ये कवर हो गया। नेक्स्ट डिसीजन पे आइए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पैसा आ गया हमारे पास, ये जो है ये सब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या लिखा हुआ है, देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंसर्न विद हाउ मच फंड विल बी डिप्लॉय इन अ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव। पैसा कहाँ लगाऊं, कितना लगाऊं। कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है आपको, कहाँ कोचिंग खोलनी है, कितना रुपए इन्वेस्ट करना है, कितने PC रखने, कितने कंप्यूटर्स रखने, कितने बच्चों की कैपेसिटी होगी, दीज आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हॉस्पिटल खोलना है आपको, कितने बेड का हॉस्पिटल होगा, कहाँ पे होगा, कितने डॉक्टर्स रखने, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, एक्सपेंशन या स्टार्टिंग दोनों को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं।
ठीक है, दिस इज। अब इसके क्या फैक्टर्स हैं? अच्छा, फैक्टर से पहले समझो, इन्वेस्टमेंट दो टाइप की हम करते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा, इन्वेस्टमेंट अगर आप लॉन्ग टर्म करते हैं इसे बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म करते हैं इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो दिस इज MCQ क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। इज इट क्लियर? नाउ फैक्टर देखो। अब फैक्टर ना इन्वेस्टमेंट वाले में सिर्फ 4 ही फैक्टर्स हैं। क्या फैक्टर्स हैं? देखो, रेट ऑफ रिटर्न, सिंपल है, जहां से रिटर्न ज़्यादा आएगी वहां मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, जहां कम पैसा लगाना पड़े वहां लगाऊंगा। ठीक है। चौथा देखो रिस्क, जहां रिस्क ज़्यादा होगा वहां नहीं लगाऊंगा। और एक है पॉइंट थर्ड, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब ये क्या होता है? ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं NPV, IRR, PBB, दीज आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे BCom ग्रेजुएशन में कि हम जब प्रोजेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजर के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड। तो इनसे हम निकालते हैं कौन सा प्रोजेक्ट बढ़िया है। तो ये पॉइंट कह रहा है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो, क्योंकि डिफरेंट मेथड से डिफरेंट आंसर आएगा। ठीक है। लास्ट दोस्तों, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड का मतलब आप जानते हो, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। और उसी डिविडेंड को कंपनी अगर रख लेती है अपने पास तो उसे क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग। तो डिविडेंड आपको देना है, नहीं देना है, कितना देना है, ये आपका डिसीजन है। यही हम डिसीजन पढ़ रहे हैं, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। क्लियर है? अब आ जाओ, अब कंपनी को डिविडेंड देना है तो कंपनी क्या सोचेगी? फिर से वही क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड दूं ना दूं, कितना दूं? तो इसके पॉइंट कैसे याद करना है? देखो, दो करके याद करना है, दो करके। देखो, अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। कैसे याद होगा? पेज नंबर है हमारे पास 82। अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर अच्छा कमाया है, ज्यादा कमाया तो डिविडेंड देंगे, वरना नहीं देंगे। ये हो गया अमाउंट। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर रेगुलर अर्न करते हो तो डिविडेंड दो, अगर इरेगुलर अर्निंग है तो डिविडेंड देने से कोई फायदा नहीं, अपनी सेफर साइड चलो। अब आ जाओ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड? अगर आप ऐसी कंपनी हो जिसने हमेशा पास्ट ट्रेंड रहा है, डिविडेंड दिया है, तो लोगों ने पैसा आप पे निवेश ही से लेके कि आप दोगे, नहीं दोगे तो हो सकता है शेयर विड्रॉ कर लें। तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी स्टेबिलिटी। यू हैव टू डिक्लेयर द डिविडेंड टू मेंटेन स्टेबिलिटी। अब जो अगला पॉइंट है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब आप खुद बताओ, आपके पास प्रॉफिट है लेकिन आपको दिख रहा है कि इस प्रॉफिट को मैं देने की जगह कहीं निवेश कर सकता हूं। 2023 के सेशन में वी कैन ओपन अ न्यू इंस्टीट्यूट, वी कैन ओपन अ न्यू ब्रांच। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी अच्छी जगह पे, एक रेंट पे मुझे जगह मिल रही है, तो मैं शेयर होल्डर को बोलूंगा डिविडेंड मत लो, हम एक नई जगह एक्सपेंशन कर रहे हैं, वहां से कमाएंगे तो और डिविडेंड देंगे। ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट देखो, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अगर शेयर होल्डर ने निवेश किया है, कैसे? डिविडेंड के लिए, तो आपको देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। इक्विटी वालों को आप कन्विंस कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर वालों को देना पड़ता है। 7th पॉइंट आप काट दे, कट चुका है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन यहां भी आ गया, टैक्सेशन पॉलिसी हमें नहीं पढ़नी। 8th पॉइंट क्या कहता है? स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या कहता है कि मार्केट में हमें देखना पड़ेगा डिविडेंड का क्या रिएक्शन है। डिविडेंड देने से मार्केट में शेयर बढ़ता है या घटता है? नॉर्मली बढ़ता है, आपकी गुडविल बढ़ती है। तो अगर आपको मेंटेन करना है, डिविडेंड देना पड़ेगा। और लीगल कांस्टेंट मतलब कानून की नज़र में कंपनीज एक्ट होता है, उसको हमें कंप्लाई करना पड़ता है डिविडेंड के रिगार्डिंग। ठीक है। ये 9 पॉइंट आप छोड़ सकते हो, 6 पॉइंट कोई भी प्रिपेयर कर लो आप। ठीक है। एक्सेस टू कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ये मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है। जब कंपनी में पूरी कैपिटल लगती है तो कैपिटल के हम कई सारे पार्ट्स निवेश करते हैं। जरूरी नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर में आप सारा डेट रखें, सारा इक्विटी रखें। हम पार्टीशन कर देते हैं, जैसे थोड़ा इक्विटी, थोड़ा प्रेफरेंस शेयर, थोड़ा डेट एलिमेंट, थोड़ा बैंक से लोन ले लेते हैं। तो यानी हम पूरी कैपिटल स्ट्रक्चर को ब्रेकअप कर देते हैं। ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो मीनिंग क्या लिखिए? देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू मिक्स बिटवीन ओनर फंड एंड बोरोड फंड। ठीक है। चलो अब आते हैं इसके भी क्या, सेम फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। देखो, अब यहाँ पे भी क्या है कि कोई आपको अपनी बिजनेस में कौन सी कैपिटल रखनी है, इससे हम पूछेंगे कितनी कैपिटल रखनी है, कौन सा स्ट्रक्चर रखना है। तो दीज आर द फैक्टर: कैश फ्लो पोजीशन, कॉस्ट ऑफ डेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला याद रखना है, MCQ में पूछा जा सकता है।
कंट्रोल, टैक्स रेट, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टॉक मार्केट कंडीशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो अगर मैं आपको कॉमन पॉइंट्स की बात करूं इस पॉइंट में, तो कितने कॉमन पॉइंट आ गए? तो कैश फ्लो यहाँ भी है, कॉस्ट यहाँ भी है ना, टैक्स रेट यहाँ भी है, स्टॉक मार्केट यहाँ भी है। तो जो मैंने आपको कोड बताया है CRT CFS, उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू सेम रखना है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर इस एंगल से रखनी है कि हमारा रिस्क ज़्यादा ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारे ऊपर रीपेमेंट की प्रॉब्लम ना हो, हमें ज़्यादा कैश फ्लो ना पे करना पड़े। इस एंगल से हम लोग क्या बनाएंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी। अब ये रेशो क्यों दिया हुआ है, इसकी क्या रेलेवेंस है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब होता है आपकी टोटल अर्निंग में इंटरेस्ट पार्ट कितना है। ऐसा ना हो कि आप कमाते 100 रुपये हो, 90 रुपये तो इंटरेस्ट में पे कर देते हो। तो इंटरेस्ट का पोर्शन अर्निंग का कितना है? अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब डेट एलिमेंट आप कम करो। जो कंपनियां दिवालिया हो जाती है, जैसे किंगफिशर वगैरह धीरे धीरे दिवालिया हो जाती हैं, बैंकक्रप्ट हो जाती हैं, ये यही रेशो फॉर्मूला नहीं करती। ये दिवालिया, बैंकक्रप्ट, दो चीज़ें होती हैं, एक दिवालिया और एक होता है डिसॉल्व। कंपनी किंगफिशर बंद नहीं हुई है, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो चुकी है, बिजनेस नहीं चल रहा उसका। अब कंपनी के एसेट लायबिलिटी जब बिक जाएंगे तो कंपनी बंद मानी जाएगी। ठीक है, तो दीज आर व्हाट? फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स टू रेज फिक्स कॉस्ट कैपिटल। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स, पेज नंबर देखिए 83 पे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स टू रेज फिक्स कॉस्ट कैपिटल ब्रैकेट बोरोड कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी हम अपनी कैपिटल में किसको बढ़ा रहे हैं? बोरोड कैपिटल को। और किसको मानते हैं बोरोड कैपिटल? डिबेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर को हम बोरोड मानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सो एज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसका न्यूमेरिकल हम करेंगे। न्यूमेरिकल में अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो देखो यहाँ पे EBIT से हम शुरू करते हैं और EPS पे जाते हैं। ज़्यादा EPS तब आता है जब कंपनी के पास डेट एलिमेंट हो। जितना ज़्यादा डेट होगा उतना ज़्यादा EPS आता है ना, प्रोवाइडेड आपका रिटर्न ऑन अर्निंग ज़्यादा हो और इंटरेस्ट का रेट कम हो। लेकिन इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज भी बोलते हैं। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को बोला जाता है आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने हैं, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करने हैं कि आपको अर्निंग शेयर होल्डर की किस में ज़्यादा आती है। और हमें पता है कि जिसमें ज़्यादा डिबेंचर रहते हैं उसमें हमारी अर्निंग टू शेयर होल्डर ज़्यादा आती है। अच्छा, आगे लिखा है ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनी इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन न्यूमेरिकल कहता है आपका EPS तभी ज़्यादा आएगा डेट के बढ़ने पे जब आपका इंटरेस्ट का रेट कम हो आपकी रिटर्न ऑन अर्निंग से। अगर आपकी अर्निंग का रेट कम है, डिवेंचर को इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हो, तो आपका डेट एलिमेंट ज़्यादा होने पे आपको नुकसान ही होना, EPS डाउन होता चला जाएगा। इसका न्यूमेरिकल हमें करना है। ठीक है, ओके। ये जो न्यूमेरिकल है इसका डिस्कशन हम करेंगे। बोलो तो इसी शीट पे बता देता हूँ आप। अब हम समझते हैं कि ये जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट है उसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल लीवरेज का क्या मतलब होता है। तो हमारी हेडिंग क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब हम इक्विटी से ट्रेड करना सीख रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं ध्यान से समझिए। दो कंपनी हमारे पास है, कंपनी X और कंपनी Y। इसकी शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लाख और 4 लाख। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कंपनी X में 10 लाख है और कंपनी Y में 4 लाख है। और कंपनी X ने 15% का लोन नहीं लिया हुआ है, Y ने लिया हुआ है 6 लाख का। यानी कंपनी Y में दोनों एलिमेंट है, डेट और इक्विटी, और कंपनी X में सिर्फ कौन सा एलिमेंट है? इक्विटी। टोटल कैपिटल कितनी होगी इनकी? दोनों कितनी हो गई? 10-10 है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? कंपनी का EBIT यानी इसे आप क्या बोल सकते हो? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या बोल सकते हो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपको दिया होगा एग्जाम में। ठीक है, ये कितना है? 3 लाख 3 लाख, दोनों का सेम है। सेम इसलिए ताकि हम कंपेयर करें किसका EPS किसका ज़्यादा आता है। देखो दोनों का EBIT सेम है। ठीक है, अब पहले हम क्या पे करते हैं बताओ, ये प्रोसेस याद रखना। पहले हम पे करते हैं इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किस पे निकलता है? डेट एलिमेंट पे। क्या कंपनी X में डेट एलिमेंट है? नहीं है। कंपनी Y में कितना डेट एलिमेंट था लोन? देखो ऊपर 15 लाख, तो 15 लाख का कितना निकालेंगे? 6 लाख 6 लाख पर कितना परसेंट? 15%। कितना आया? 90,000। तो 3 लाख में 90 माइनस कितना आ गया? 2 लाख। और उसका कितना आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 3 लाख, क्योंकि उसमें कुछ माइनस हुआ ही नहीं। ठीक है, फिर हम क्या पे करते हैं? टैक्स। ये टैक्स का रेट आपको दिया होगा
और ना दिया तो 50% अज्यूम कर लेना। तो 3 लाख का 50% 150 और उसका 2 लाख का 50% 105। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 1,50,000 और 105। देखो किसका ज़्यादा आया? इक्विटी एलिमेंट का, है ना। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है, देखो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल। हमने शेयर कैपिटल पे कितना अर्न किया, और यहीं पे एक फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर। तो पहले हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न शेयर कैपिटल। फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर कैपिटल इनटू 100। अब आप कंपनी एक्स का बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 1.5 लाख डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? कितना परसेंटेज आया? 15%। अब कंपनी वाई का निकालो, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? इसकी इक्विटी शेयर कितनी थी? इक्विटी बोल रहा हूँ, टोटल मत ले लेना। 4 लाख थी ना, ऊपर देखो टेबल में 4 लाख थी, तो इसका परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है। ऊपर टेबल में आपने देखा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी एक्स का ज़्यादा आया था अमाउंट वाइज, कंपनी वाई का कम। तो ये मत सोचना डेट एलिमेंट है तो कम आया, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो किसकी अर्निंग ज़्यादा है? कंपनी वाई की, क्योंकि इसमें क्या है? डेट एलिमेंट। तो ये कहता है ये फेवरेबल लीवरेज, इसे क्या बोलते हैं? फेवरेबल लीवरेज। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा आपके आरओआई से। आपका आरओआई कितना है? ऊपर देखो टेबल में, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, आरओआई देखो 30% है, और इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो? 15। तो जब तक सिचुएशन रहेगी डेट एलिमेंट बढ़ेगा तो परसेंटेज ज़्यादा किस में आएगा? जिस कंपनी के पास डेट एलिमेंट है। लेकिन अगर ये उल्टा होता, रिटर्न कम इंटरेस्ट ज़्यादा, तो जिस कंपनी में डेट एलिमेंट होंगे उसका रिटर्न परसेंटेज कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं फेवरेबल लीवरेज। अब अगली टेबल देखिए, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट टेबल देखिए, इसमें रिवर्स सिचुएशन है। एक बार इस टेबल को देखिए, पूरा न्यूमेरिकल समझिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। एक बार इसको पूरी टेबल को समझिए। अनफेवरेबल लीवरेज वाला देखते हैं क्या कहती है टेबल। शेयर कैपिटल सेम है, देखिए डेटा सारा सेम है, 10 लाख 4,6, टोटल कैपिटल 10 लाख, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इस बार हमने कितना लिया है? 15% लिया है, 1.5 लाख। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करते हो आप? 20% पे कर रहे हो। तो डेट एलिमेंट पे 20% कितना आ गया? 120। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 150 और उसका 30 आ गया। टैक्स कितना पे कर रहे हैं हम? 50%, सेम मान के चल रहे हैं। तो 150 का हाफ, 30 का हाफ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे? शेयर कैपिटल। तो क्या जाएगा? रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कितना आ रहा है? पहले वाले का 7.5, दूसरा कितना आ रहा है? 3, कम हो गया। पिछले वाले केस में ज़्यादा था वाई का, इसका कम क्यों हुआ? क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट इस सिनेरियो में ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ दोस्तों, 2 टाइप की कैपिटल होती है बिजनेस में, फिक्स कैपिटल और एक दूसरा वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जो बिजनेस में हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, ये हमारी फिक्स कैपिटल है, राइट। अब इसको हमें कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, इसके लिए हमारे पास टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो क्या इसका पॉइंट है? बड़ा जल्दी याद हो जाएगा। पहले 2 सेम है, मतलब फिक्स में भी सेम है, वर्किंग में भी सेम है। पहला 2 सेम क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस और स्केल ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ज़्यादा फिक्स कैपिटल, ट्रेडिंग बिजनेस कम, सर्विस इंडस्ट्री में सबसे कम फिक्स कैपिटल होती है। ठीक है, स्केल बड़ा बिजनेस बड़ी फिक्स कैपिटल, मीडियम, स्मॉल। फिर चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर मशीन से काम करना है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा, मैनुअली काम करवाना है, हाथ से काम करवाना है, कम। टेक्नोलॉजी जल्दी अपग्रेड होती है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा, अदरवाइज कम। डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन बहुत करते हो आपको हर साल एक्सपेंशन, अडानी बिजनेस, तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट सेम है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी केस स्टडी आएगी इस पॉइंट से उठ के, मैं आपको बार बता रहा हूँ, इस पॉइंट से केस स्टडी आएगी और आपसे पूछेगा बताओ ये फिक्स कैपिटल का कौन सा है। तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन मतलब जैसे एटीएम एग्जांपल है इसका, बैंकों ने आपस में टाई अप कर रखा है कि अगर एक्सिस बैंक का एटीएम गोविंदपुरी कालका जी में है तो उससे एक्सिस बैंक का बंदा भी पैसा निकाल सकता है और इलाहाबाद का भी निकाल सकता है, एचडीएफसी का भी निकाल सकता है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। लेकिन ऐसा कोलैबोरेशन ना होता बैंकों में तो हर बैंक को अपना एटीएम सेट करना पड़ता। ठीक है, इसलिए बैंक हमें कहता है कि आप अदर बैंक से 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसके बाद एटीएम का चार्ज कट जाता है अगर आप यूज़ करोगे। तो सेम बैंक से अनलिमिटेड विड्रॉवल कर सकते हैं, अदर बैंक से 4, उसके बाद 4 लग जाएगा। दिस इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। तो अगर कोलैबोरेशन मार्केट में आपकी है तो फिक्स कैपिटल कम, अदरवाइज फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगी। वर्किंग कैपिटल,
वर्किंग कैपिटल, ऐसी कैपिटल या वहाँ जो पैसा हमें चाहिए जो हमें डेली नीड के लिए चाहिए। मुझे मंथली पैसा चाहिए, मुझे हर दिन पैसा चाहिए, मुझे हर 15 दिन में पैसा चाहिए, मुझे पैसा फ्रिक्वेंट बेसिस में जरूरत पड़ रही है, तो दिस इज योर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है वर्किंग कैपिटल का, ध्यान रखना है। फॉर्मूला एग्जाम में क्या रखना है, वर्किंग कैपिटल होती है दोस्तों करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स, और नेट वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना है फॉर्मूले में, एमसीक्यू में कंफ्यूज नहीं होना। वर्किंग कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स, बट इफ क्वेश्चन इज आस्किंग नेट वर्किंग कैपिटल देन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट माइनस करंट लायबिलिटीज पेमेंट नेट। अब फिर से वही क्वेश्चन आता है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी पैसा वर्किंग कैपिटल में कम चाहिए ज़्यादा, तो कैसे याद करेंगे इसको, मैंने क्या कोड बनाया, दो साइकिल और 2 क्रेडिट, 6 पॉइंट हो गए। 2 सेम क्या, पिछले बिजनेस जैसा, पिछले फिक्स कैपिटल जैसा, नेचर और स्केल। 2 साइकिल कौन से होते हैं, बिजनेस साइकिल और प्रोडक्शन साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है, बिजनेस में कितने साइकिल आते हैं, रिसेशन, बूम, कोविड का टाइम रिसेशन था, बूम फेस्टिवल सीजन, बहुत सेल होती है उस टाइम, तो जब फेस्टिवल सीजन आएगा तो आपको ज़्यादा सेल करनी है, तो आपको मार्केटर बंदे ज़्यादा रखने पड़ेंगे, आउटलेट ज़्यादा खोलने पड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी। और प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, प्रोडक्शन साइकिल होता है कि आप गुड्स मैन्युफैक्चर से लेकर के कस्टमर तक को देने में कितने आपके ब्रेकअप लगते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फिर पैकेजिंग, फिर मार्केटिंग, फिर सेलिंग, फिर कलेक्शन, देन रियलाइजेशन ऑफ कैश। ये हमारा पूरा प्रोडक्शन साइकिल है। जितना बड़ा होगा उतने बीच में आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, छोटा होगा वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट कौन देता है हमको, क्रेडिट अलाउ कौन करता है हमको, हमारा कस्टमर, हमारा वेंडर। जब हम उससे परचेज करते हैं रॉ मटेरियल तो हमें कहता है इतने दिन में पैसे दे देना। अगर वो ज़्यादा पीरियड देता है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, लेकिन वो पीरियड कम देता है तो हमें जल्दी वर्किंग कैपिटल चाहिए। और क्रेडिट अलाउ हम किसको करते हैं, जब हम किसी को सेल करते हैं तो हम उसको बोलते हैं भाई पैसा जल्दी चाहिए। अगर जल्दी पैसा मिल जाएगा तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, अगर हम उसको लंबा पीरियड दे देते हैं तो पीछे पैसा कौन देगा, हमें खुद रखनी पड़ेगी। ध्यान रखना इस पॉइंट को। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर हो गया। दिस इज एंड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, चलो थैंक यू।